सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने शुरू किया था ऑडिटर्स, और हमने लास्ट लेक्चर में बेयर एक्ट को बिल्कुल भी टच नहीं किया था. वी हैड जस्ट कवर्ड इट फ्रॉम द ब्रॉडर चार्ट पर्सपेक्टिव. हमने चार्ट्स बना बना के उस सारे प्रोविजंस को पढ़ा था, और ये हमने इसमें कवर किया था स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर. तो हमने ये चेक किया था कि ये 4 तरह के ऑडिटर्स आपको कंपनीज एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं, जिसमें secretarial auditor is a company secretary in practice, statutory auditor is a chartered accountant in practice, cost accountant, cost and management accountant basically would be the cost auditor, and internal auditor can be any person. हालांकि जो ऑडिटर्स वाला आपका चैप्टर है, चैप्टर 10, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 139 एंड इट एंड्स एट सेक्शन 148, जिसमें सेक्रेटेरियल ऑडिटर इंक्लूडेड नहीं है. सेक्शन 148 डील्स विद द कॉस्ट ऑडिटर, एंड सेक्शन 138 जो आपके चैप्टर 9 का लास्ट सेक्शन है, दैट डील्स विद द इंटरनल ऑडिटर. बट ब्रॉडली कुछ कुछ प्रोविजंस थे जो यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अंदर, जो सेक्शन 139 से लेके 147 तक दिया हुआ है, दैट म्यूटाटिस म्यूटेंडिस, मतलब as it is it gets applicable to the secretarial auditor as well as the cost auditor. और क्योंकि हम ऑडिटर्स की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर को भी एक ही साथ में कवर कर लिया था. तो हमने देखा था कि इंटरनल ऑडिटर को अगर अपॉइंट करना है, तो इंटरनल ऑडिटर एक लिस्टेड कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है, उसको अपॉइंट करना ही होगा. और अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर हमने देखा था विल हैव टू सी द थ्रेशोल्ड्स. सो यहाँ पर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए देखा था स्टैट्यूट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, वेदर आप बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, प्राइवेट पब्लिक कोई भी कंपनी हो, यू हैव टू अपॉइंट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. बट एज फार एज द सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर और द इंटरनल ऑडिटर इज कंसर्न्ड, देयर आर सर्टेन थ्रेशोल्ड्स. एंड कॉस्ट ऑडिटर के अंदर तो थ्रेशोल्ड के साथ में वो पर्टिकुलर सेक्टर भी बताया हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्टर स्पेसिफाई करके रखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ये कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा और इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा. सो ब्रॉडली ये हमारा प्रोविजन था. तो हमने यहाँ पर देखा कि लिस्टेड कंपनी के लिए तो इंटरनल ऑडिटर मैंडेटरी है. अनलिस्टेड कंपनी के अंदर हमारे पास 4 लिमिट्स थे: टर्नओवर, लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेड अप कैपिटल एंड द डिपॉजिट्स ऑन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. सो ये 4 लिमिट्स हमें दिया हुआ था: 200, 150, 25 करोड़. ये 4 में से कोई भी एक अगर एक्सीड कर गया फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज अनलिस्टेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा. एज फार एज द प्राइवेट कंपनी इज कंसर्न्ड, तो यहाँ पर लास्ट के 2 लिमिट्स नहीं है, हमें सिर्फ टर्नओवर और लोन्स एंड एडवांसेस को देखना है. देन इंटरनल ऑडिटर कैन or cannot be, he may or may not be the employee of the company, there is no prescribed qualification. तो कई बार किसी आउटसाइड फर्म को एज इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, और कई बार किसी एम्प्लॉय को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी और क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है एज द इंटरनल ऑडिटर, एंड इन दैट केस वो यहाँ पे एम्प्लॉय होता है. फिर हमने यहाँ पर देखा था एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कब क्या कैसे ये इंटरनल ऑडिटर को आपको अपॉइंट करना होगा. तो एक प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सेक्शन 138. 5 मार्क का भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी एज वेल एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट. देन हमने यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को समझा था. तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर इट स्टार्ट्स विद सेक्शन 139 and this is mandatory for all companies. And who is going to be the statutory auditor? It is going to be the chartered accountant in practice. Now स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमने देखा था कंपनीज को हम 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं. नाउ लॉ में आप हमेशा एक चीज देखना, व्हाई डू वी हैव बाइफरकेशन, व्हाई डू वी हैव पब्लिक कंपनी, व्हाई डू वी हैव प्राइवेट कंपनी, एंड व्हाई डोंट वी जस्ट हैव वन कंपनी कॉन्सेप्ट, राइट. दैट्स बिकॉज द रूल्स विच आर मेड for a public company is different from the rules which are made for a private company. तो वहां पर वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन लॉ ने करके रखा है कि प्राइवेट कंपनी को हम कुछ रिलैक्सेशंस देंगे, पब्लिक कंपनी को हम थोड़ा सा ज्यादा उसके ऊपर आई वुड से जो कंप्लायंसेस है और जो प्रोविजंस है वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे. फिर हम देखते हैं लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी. तो लिस्टेड कंपनी में और अनलिस्टेड कंपनी में फिर एक बाइफरकेशन है कि लिस्टेड कंपनी के अंदर कंप्लायंसेस और रूल्स रेगुलेशंस और ज्यादा एप्लीकेबल है. वी सी द सेबी रेगुलेशंस आल्सो गेटिंग एप्लीकेबल ऑन द लिस्टेड कंपनी. फिर अलग अलग तरह सेक्शन 8 कंपनी, नॉन सेक्शन 8 कंपनी. वाई? क्योंकि उनको हमने कुछ प्रिविलेजेस दिया. तो सेम वे यहाँ पे जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो प्रोविजंस है फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी एंड फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, वो दोनों अलग अलग है. और इसीलिए यहाँ पर जब मैंने बात किया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो 2 कैटेगरीज में हम कंपनी को स्प्लिट करेंगे. वन इज इन अ गवर्नमेंट कंपनी, अनदर इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. सो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये एक पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया.
CAG इज अ पोस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सेटअप किया गया है, ठीक है। इट्स अ पर्सन हु, बेसिकली इट्स अ पोजीशन, इट्स अ ऑफिस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और CAG को अपॉइंट किया जाता है, और जो CAG अपॉइंट होता है यहाँ पे, वो फिर यहाँ पे इन रिटर्न गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है। काफी मेजर रोल रहता है, तो कुछ भी अगर गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट से रिलेटेड होगा, दैट विल पास थ्रू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड इन केस ऑफ अदर कंपनीज, वहां पर मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, so primarily it is appointed by the members of the company। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने देखा था फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सो फर्स्ट ऑडिटर के लिए थोड़ा सा रूल्स अलग है, एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए रूल फिर अपना अलग है। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, और हमने ये भी देखा था कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर केम इन पिक्चर बिकॉज ऑफ द सत्यम स्कैम। फर्दर हमने कैजुअल वैकेंसी को समझा था, और फिर कैजुअल वैकेंसी के अंदर हमने दो पॉइंट्स यहाँ पे देखा था, दैट द रेजिग्नेशन ऑफ द बेसिकली कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड ड्यू टू अदर देन रेजिग्नेशन, दोनों का ही रीजनिंग हमारे लिए इररेलेवेंट है। अदर देन रेजिग्नेशन क्या कारण है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रेजिग्नेशन का क्या कारण है, वो भी हमें कोई लेना देना नहीं है। सो बेसिकली reason for resignation is not relevant, and other than resignation, whatever can be the reason, right? Whatever may be the reason, वो भी हमारे लिए क्या है, irrelevant है। क्योंकि हमें बस खाली ये देखना है कि अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुआ है, सो द अपॉइंटमेंट और द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर विल बी फिल्ड बाय द मेंबर्स इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन द नेक्स्ट 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। एंड इफ इट इज ड्यू टू अदर देन रेजिग्नेशन, तो आपको यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट करेंगे विद इन 30 days। दिस इज इन द केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ऑफकोर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन, वेदर इट इज ड्यू टू द रेजिग्नेशन और इट इज ड्यू टू द अदर रीजन। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले CAG, और CAG के बाद में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये आपका ओवरऑल पूरा प्रोसेस रहेगा। फिर देखिए हमने यहाँ पर ये एग्जांपल्स भी देखा था, कुछ केस स्टडी टाइप हमने देखा, और हमने ये देखा था व्हाट इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ द ऑडिटर। तो देखिए ऑडिट कमेटी इज गोइंग टू रेकमेंड द नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर ये ठीक नहीं लगता तो दे कैन रेफर it to the audit committee, and then audit committee is going to recommend some other name. Once board of directors they approve the recommendations of the audit committee, they will forward it to the members, and then the members via ordinary resolution in the annual general meeting or in the EGM as the case may be, वो यहाँ पर फिर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। फिर हमने देखा था रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, एंड यू ऑल्सो नीड टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। हाउएवर ऑडिटर को रिमूव करोगे उससे पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो, अगर ऑडिटर रिजाइन करके जाना चाहे तो रिजाइन करके भी जा सकता है, बट ही हैज टू गिव नोटिस टू द कंपनी, ROC एंड द Comptroller and Auditor General of India in case it's a government company. Section 141 qualification disqualification का बात करता है। Then we have section 144 जिसमें बताया गया है auditor should not render certain services, and 148 talks about the cost auditor। अब आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे from the Bayer Act। We'll read the Bayer Act and we will go ahead studying section 139, 40, 41, और ये सारे प्रोविजंस को आज हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। आई होप पिछला हमने जो लेक्चर कवर किया था वो तो आपको समझ में आया ही होगा, और आज के लेक्चर में जो ये हमने एक क्विक 5-7 मिनट्स का जो एक क्विक रिविजन हमने किया है, इससे भी आपको एक बार पूरा प्रोविजंस फ्रेश हो चुका होगा, ब्रश अप हो गया होगा। और आज हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, वी विल गो अहेड विद द प्रोविजंस एंड वी विल डिस्कस इट। ओके, सो यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में सबके यस आने लग गए हैं, सो आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट। ओके, लेट्स गो अहेड एंड आई थिंक अभी सब ने ज्वाइन भी कर लिया है, ठीक। चलिए, तो हमारा कोरम पूरा तैयार हो गया। कोरम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड कोरम? हमने अभी तक जनरल मीटिंग वाला चैप्टर नहीं किया, तो कोरम अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट चलिए, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए, मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए वैलिड। तो मेरे लिए तो मिनिमम नंबर्स क्या है, आप सभी के सभी। इफ देयर इज एनी जेन्युइन रीजन तो बात अलग है, बट आप सब आ गए हो तो मेरा कोरम आ गया। चलिए, so लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो यहाँ पर बात हो रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। अब मैंने आपको जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए एक प्रोविजन लास्ट क्लास में भी बताया था, और ये आपको मैंने बहुत जानबूझ के इस तरह से रीजनिंग दिया था कि subsequent auditor, first auditor, so first auditor other than government company is section 139 subsection 6, and subsequent के लिए section 139 subsection 1, और government के लिए first auditor is section 139 subsection 7 and subsequent is 139 subsection 5। तो हम एक काम करते हैं,
हम सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 131 को नहीं पढ़ते, 139 सबसेक्शन 1 को नहीं पढ़ते, हम सबसेक्शन 6 से स्टार्ट करते हैं कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो हमारा लॉजिकल सीक्वेंस क्या रहेगा? विल स्टार्ट विथ सेक्शन 139। देखो हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट विथ सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 followed by subsection 1, then we'll start with subsection 7 followed by subsection 5, और फिर हम subsection 2 3 4 फिर 5 6 7 तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, फिर 8 9 10 इस तरह से कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द ओवरऑल सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के अंदर हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया है, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। सो लेट्स गो हेड और हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सबसेक्शन 6। तो यहाँ क्या बता रहा है, notwithstanding anything contained in subsection 1, very important, notwithstanding anything contained in subsection 1, इसका क्या मतलब हो गया? notwithstanding anything contained in subsection 1, इसका क्या मतलब हो गया? This means subsection 1 के अंदर जो भी लिखा है उसको आप set aside करो। The appointment of the first auditor of a company other than government company, क्या ये लाइनिंग्स आपको क्लियर हो रहे हैं? The auditor, okay, राइट, करेक्ट। विनीत ने यहाँ पे बोलता है इंस्पाइट ऑफ एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, करेक्ट। तो सबसेक्शन 1 में जो लिखा है इट इज वेरी गुड, लेट इट बी देयर ओनली, बट when it comes to the appointment of the first auditor of a company other than government company, तो that it shall be का क्या मतलब हो गया? मैंडेटरीली कौन अपॉइंट करेगा? इट विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर कौन अपॉइंट कर देगा? यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे। और आगे क्या बता रहे? एंड इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर, it shall inform the members of the company who shall within 90 days at an extraordinary general meeting appoint such auditor, and such auditor shall hold the office till the conclusion of first annual general meeting। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे चेक करो, तो अगर मैं टाइमलाइन यहाँ पे बनाऊं, सो दिस इज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। यहां से अगर आप देखो, दिस इज 0 एंड दिस इज 30 days, तो ये 30 दिन के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। रैदर अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह से लिखूं तो और ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जुरिस्डिक्शन एंड दिस इज द 30 days टाइम पीरियड। अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल कर जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है कितना? 90 days का। ये 90 days का टाइम पीरियड है और यहाँ पर फिर कौन अपॉइंट करेगा? यहाँ पर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इन दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस यहाँ पे? सो दिस इज 30 + 90, ठीक है। तो जब ये कंपनीज एक्ट नया नया आया था उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि ये जो 90 है ये 30 को इंक्लूड करके है, कैसे है, क्या रहेगा। तो लास्ट में फिर वही था कि यहाँ से 30 days और यहाँ से 90 days, ठीक है। तो अब आप क्या, आप वहां पे अपने मैथमेटिक्स का हुनर दिखा के आओगे 120 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन और ऐसा? तो ऐसा आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ आपका सिंपली रहेगा 90 days। तो ये आपका प्रोविजन इस तरह से रहता है। अब ये जो ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है, ये जो फर्स्ट ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है, दिस ऑडिटर इज गोइंग टू रिटायर इन द फर्स्ट एजीएम। ये जो फर्स्ट एजीएम है, इस फर्स्ट एजीएम में ये ऑडिटर यहाँ पे रिटायर कर जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 1 पे। सबसेक्शन 6 आपको क्लियर हुआ? तो सिंपली आपके पास क्वेश्चन अगर आए, हाउ विल द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी बी अपॉइंटेड, तो आप वहां पर सिंपली क्या बोलोगे? द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी other than a government company will be appointed by the board of directors within 30 days, and if the board of directors fail to appoint, then in that case in the next 90 days it is going to be appointed by the members of the company in the extraordinary general meeting। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे सबसेक्शन 1 के ऊपर, राइट। सबसेक्शन 1 में अगर आप यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, तो यहाँ पर क्या बताया है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ओके, every company। now can you see the first slide that I had made, और मैंने आपको बोला था कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है, ठीक है,
जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो मैंडेटरी है, हर कंपनी को अपॉइंट करना है, ये आप समझ रहे हो? नाउ कैन यू अंडरस्टैंड ये कहां से निकल के आया? क्यों मैंने बोला? बिकॉज यहाँ पे लॉ वर्ड क्या यूज कर रहा है? लॉ वर्ड यूज कर रहा है एवरी कंपनी. नाउ कंपनी यू नो इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, राइट? Incorporated in the Companies Act 2013. So every company shall at the first annual general meeting appoint an, किसको अपॉइंट कर सकते हो? यू कैन अपॉइंट एन इंडिविजुअल. बाय द वे ये जो बेयर एक्ट है, ये द लेटेस्ट बेयर एक्ट है, आप लोगों को पता है. मैं लेटेस्ट बेयर एक्ट आप लोगों के पास क्रॉप करके रखता हूँ ताकि कोई भी अगर अमेंडमेंट्स हो तो वो आपके लिए एप्लीकेबल रहे, तो यूजफुल हो आपके लिए. So shall and appoint an individual or a firm as the auditor of the company who shall hold the office, right? Who shall hold the office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its sixth annual general meeting, and thereafter till the conclusion of every sixth meeting, and the manner and the procedure of the selection of auditors by the members of the company at such meeting shall as may be prescribed. So basically यहाँ पर क्या बात हो गया? यहाँ पर बात हो रहा है कि आप जब ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो आप कैसे अपॉइंट कर सकते हो? लेट्स से मैं सीए विनीत को अपॉइंट करता हूँ, तो ये क्या हो गया? विनीत इज अ सिंगल ऑडिटर, ही इज अ इंडिविजुअल ऑडिटर. अब फर्म कैसे होगा? फर्म इस तरह से हो जाएगा, लेट्स से सीए राम एंड एसोसिएट्स. तो ये एक तरह से एक फर्म है. तो बेसिकली अगर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप सीए बन जाओगे और आप प्रैक्टिस में जाते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है? जब आप प्रैक्टिस में जाते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन है. या तो आप एक अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म खोल लो, और या फिर आपके पास ऑप्शन है आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर लो. तो बेसिकली फर्म और एलएलपी को एक ही माना जाता है, और इंडिविजुअल है. तो इंडिविजुअल लेट्स से आपने सिर्फ सीए विनीत को अपॉइंट किया, और फर्म जैसे राम एंड एसोसिएट्स आपने उनको अपॉइंट कर लिया. तो इनका जो टेन्योर होगा, ये टेन्योर क्या होगा? फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, ठीक है? तो जो ये जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है उसके कंक्लूजन से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम. सो टेक्निकली यहाँ पे टेन्योर क्या हो गया? टेन्योर इज 5 years, राइट? इट इज वन टर्म ऑफ 5 years. जो ऑडिटर का टेन्योर है, इट इज व्हाट? वन टर्म ऑफ 5 years. एंड देयर आफ्टर एवरी टाइम जब ये ऑडिटर रिटायर होगा या कुछ भी नया ऑडिटर अपॉइंट होगा तो वही वही से वापस से सेम रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, जिस एजीएम में वो अपॉइंट हुआ. आई थिंक ये हमने लास्ट क्लास में कहीं पर तो चार्ट बना के भी कवर किया था, या आई थिंक टेम्परेरी स्लाइड में इसको हमने कवर किया था समझने के लिए. तो इस स्लाइड के अंदर नहीं, आई थिंक यहाँ आपको जब मैंने बताया था कैजुअल वैकेंसी जब समझा रहा था तो उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये बात बताया था, ठीक है? तो ये देखो, ये रहा वन टर्म ऑफ 5 years, राइट? तो ये कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम. तो ये देखो, ये क्या आपको क्लिक कर पा रहा है पूरा? क्या आप ये एकदम से क्लिक कर पा रहे हो? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, एंड फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम. इसी को हम बोलते हैं वन टर्म ऑफ 5 years, एंड सो ऑन. तो ये आपका इजी तरीका हो गया. ओके, फिर हम वापस यहाँ पे आते हैं. आगे यहाँ पर देखो आपको कुछ ओमिटेड सा दिख रहा है, ठीक है? हालांकि जो ओमिटेड पार्ट होता है यूजुअली हम उसको इग्नोर करते हैं, बट मैं आप लोगों को फिर भी ओमिटेड वाले पार्ट भी बताता हूँ कि ये जो लॉ में है क्या चेंज हुआ है, क्यों इसको लेकर आए. देखो ओमिटेड वाला पार्ट क्या था? पहले क्या बोला गया था कि ये जो आपने 5 साल के लिए ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है, ठीक है? ये जो आपने 5 साल के लिए ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, तो ये देखो, ये हुआ ऑडिटर का फर्स्ट एजीएम, ये हुआ सेकेंड एजीएम, एंड दिस इज थर्ड एजीएम, this is fourth AGM, this is fifth AGM, and this is the sixth AGM, ठीक है? So this is the first AGM जिसमें ये ऑडिटर अपॉइंट हुआ, एंड दिस इज द सिक्स्थ एजीएम जिसमें ऑडिटर रिटायर होगा, ठीक है? सो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा, दिस इज अपॉइंटेड, एंड यहाँ पे ऑडिटर रिटायर होगा. तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो 5 साल निकल के आते हैं. दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, दिस इज ईयर 3, दिस इज ईयर 4, एंड दिस इज ईयर 5. तो इस हिसाब से ये 5 साल निकल के आते हैं. अब यहां पर आप देखो, ये तो फर्स्ट एजीएम है, यहां पर आपको सेकेंड एजीएम मिलेगा. यहाँ पर बेसिकली 4 एजीएम होंगे, सेकेंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ एजीएम, एंड फिफ्थ एजीएम. तो एक ऑडिटर के टेन्योर में टोटल, मतलब एक ऑडिटर अगर आप किसी कंपनी के बन रहे हो तो आप 6 एजीएम देखोगे. एक वो एजीएम जिसमें आप अपॉइंट हुए, एक वो एजीएम जिसमें आप रिटायर होगे,
उसके अलावा बीच में आपको ये 4 एजीएम और देखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो लॉ में क्या बोला गया था, यहां आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया, यहां पर आपको मेंबर से उसके अपॉइंटमेंट को रेटिफाई करवाना होगा, यहाँ पर भी आपको अपने ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को रेटिफाई करवाना होगा। ये जो 4 साल है, ये जो 4 एजीएम है, बल्कि 4 साल नहीं 4 एजीएम है, यहाँ पर आपको अपने ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को रेटिफाई करवाना होगा। यू नीड टू गेट इट रेटिफाइड। रेटिफाई का बेसिकली क्या मतलब होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ा था, माइनर अपॉन अटेनिंग द मेजोरिटी रेटिफाइज द कॉन्ट्रैक्ट। आई एम श्योर आपने ये प्रोविजंस पढ़ा है और आपको याद होगा, करेक्ट। तो ये रेटिफाई मतलब वो बेसिकली अग्री करना कि हाँ सब कुछ ठीक है, मतलब आप इस तरह से समझो, दे अग्री टू द अपॉइंटमेंट, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपॉइंटेड रखो। तो रेटिफाइज बेसिकली टू अगेन अग्री अपॉन, ठीक है, टू कंफर्म इट। नाउ कोर्ट में, मतलब फिर आप देखो प्रैक्टिकली कैसे चैलेंज आया। अब प्रैक्टिकली चैलेंजेस कैसे आ गया, इट केम एज इफ, सपोज मेरा किसी ऑडिटर के साथ झगड़ा हो गया, हाँ रेटिफाई एवरी ईयर, करेक्ट विनीत, हर साल आपको, हर साल एजीएम में। सो सपोज मैंने आपको विनीत यहाँ पर अपॉइंट कर दिया एज द ऑडिटर, ठीक है, तो मैं अपने मेंबर से सेकेंड एजीएम में, थर्ड एजीएम में, फोर्थ एजीएम में, फिफ्थ एजीएम में कंफर्म कराऊंगा, विनीत बराबर है ना, शुड ही कंटिन्यू ना। सो विनीत, सब मेंबर्स बोल रहे हैं हाँ हाँ कंटिन्यू। हालांकि अगर आप देखो, यू हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड हियर, तो ऐसा नहीं है कि, और यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर वन टर्म ऑफ 5 ईयर, बट स्टिल ये रेटिफिकेशन का पॉइंट वहां पे दिया। अब आई डोंट नो क्या लॉजिक के साथ उन्होंने ये रेटिफिकेशन का पॉइंट दिया, बट इसकी वजह से एक काफी पिक्यूलियर प्रॉब्लम अराइज हुआ। और वो पिक्यूलियर प्रॉब्लम क्या था, सपोज ये थर्ड एजीएम के अंदर, ठीक है, सपोज यहाँ तो रेटिफाई होना था, सेकेंड एजीएम में रेटिफाई हो गया, थर्ड एजीएम में लेट्स से विनीत के अपॉइंटमेंट को मेंबर्स रेटिफाई नहीं करते। अब अगर मेंबर्स यहाँ पे उसके अपॉइंटमेंट को रेटिफाई नहीं करते, तो यहाँ पर विनीत का क्या स्टेटस है, ये विनीत के लिए फिर क्या स्टेटस है, क्या विनीत कंटिन्यू करेगा इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट रेटिफाई, शुड विनीत कंटिन्यू, और वी से सिंस द अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड, दिस इज द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। ये क्वेश्चन एक अराइज हो गया था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो गया था कि ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है या ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि रेटिफाई नहीं किया तो वो किस बेसिस पे कंटिन्यू करेगा। ये तर्क किसका था, ये तर्क होता था कंपनी का, ठीक है। और ऑडिटर बेसिकली क्या बोलता था, इफ नॉन रेटिफिकेशन अमाउंट्स टू रिमूवल, तो भाई आपको सेक्शन 140 को कंप्लाई करना पड़ेगा, ये बोलता था ऑडिटर। और 140 में आपको क्या है कि अगर आपको ऑडिटर को रिमूव करना है तो सीजी अप्रूवल चाहिए। अब कंपनी बोलेगा हम सीजी अप्रूवल क्यों ले, हम आपको रिमूव तो कर नहीं रहे, आपका अपॉइंटमेंट रेटिफाई नहीं हुआ है, रिमूवल करते तो सेक्शन 140 बीच में आता, हम रिमूव तो कर नहीं रहे, हमने तो जी अपॉइंटमेंट को रेटिफाई नहीं किया। अब ऐसे सिचुएशन में कंपनी और ऑडिटर के बीच में झगड़ा हुआ, और झगड़ते झगड़ते ये एनसीएलटी पहुंचे, और एनसीएलटी में फिर बोला गया कि नहीं, ये जो प्रोविजन है, ये रेटिफिकेशन का जो पूरा क्लॉज है, ये टाइम पास है। एक बार अगर आपने अपॉइंट कर ही दिया, ठीक है, ये एक बार आपने अगर अपॉइंट कर ही दिया, तो ये बार बार ये रेटिफिकेशन का क्या क्लॉज करना है। तो फिर जाके ये रेटिफिकेशन के क्लॉज को हटाया गया, ताकि इस टाइप का सिचुएशन नहीं आए। तो बेसिकली आई थिंक लॉ मेकर्स ने लव आजकल पार्ट 2 देखा होगा, राइट, और उसमें वो कार्तिक आर्यन का डायलॉग सुन लिया होगा, आना है तो पूरा आ, करेक्ट, ये कभी हूं कभी नहीं हूं, ये वाला काम मत कर। तो इसी तरह से ये रेटिफिकेशन का जो पूरा क्लॉज था वो हट गया, और अब ऑडिटर एक बार आ गया तो मतलब वो 5 साल के लिए पूरा पूरा यहाँ पर आपके पास रहेगा, वन टर्म ऑफ 5 ईयर्स उसका यहाँ पे फिक्स हो गया है। ओके, यश इज सेइंग सर प्लीज रिपीट, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। सिंपल सा पॉइंट यश, ये जो रेटिफिकेशन वाला पॉइंट था, दैट इन द मिडल, ये जो 4 एजीएम्स होंगे, ये 4 एजीएम के अंदर रेटिफिकेशन का जो पूरा पॉइंट था कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट को मेंबर्स रेटिफाई करेंगे, ये क्लॉज गवर्नमेंट ने हटा दिया, क्योंकि ये रेटिफिकेशन वाला क्लॉज कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा था, रैदर वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर रहा था कि व्हाट इफ द मेंबर्स डू नॉट रेटिफाई, विल इट अमाउंट टू रिमूवल और द ऑडिटर कैन कंटिन्यू। तो बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूजन हो रहा था, और बाकायदा ऐसा केस भी हुआ था। एंड आई रिमेंबर एनसीएलटी हैदराबाद में ये केस गया था, और केस कुछ इस तरह से था कि मेंबर्स और ये डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स के बीच में कुछ तो
डिस्प्यूट चल गया था, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से ऐसा होता है, तो उनके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था। अब वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से डायरेक्टर्स ने बोला कि चलो हम आपको निकाल देंगे। ऑडिटर बोला ऐसे कैसे निकालोगे, सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 बीच में काले नाग की तरह खड़ा है, आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो फिर डायरेक्टर्स ने बोला चलो कोई बात नहीं, आपको हम एजीएम में जाके देखेंगे। एजीएम में अगर मेंबर्स आपके अपॉइंटमेंट को रेटिफाई नहीं करते तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बिजनेस में कंटिन्यू करो। और ऑडिटर बोलता है कि ठीक है भाई, अगर रेटिफाई नहीं करते तो इफ इट इज एज गुड एज रिमूवल, तो आप जाओ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर आओ और फिर मुझे रिमूव करो, क्योंकि अगर सीजी अप्रूव नहीं करेगा तो मैं क्यों रिमूव करूं। तो ये झगड़ते झगड़ते फिर एनसीएलटी हैदराबाद में गए। एनसीएलटी हैदराबाद ने बोला कि भाई ये जो पूरा क्लॉज है, ये पूरा जो रेटिफिकेशन का क्लॉज है, ये किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट करो। और बाद में इस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। डज दिस मेक सेंस? ओके परफेक्ट। तो आप एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके स्लाइड में नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट सेक्शन पे डन भी लिख दो, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू गो अहेड। ओके, तो नेमिन, रौनक, यश सब ने डन लिख दिया, चलिए ठीक है। जैसे कोई एक जना भी अगर डन लिख के ग्रुप में डाल दे तो इट इज गोइंग टू बी फाइन। आई थिंक मेरे से गलती हो गया, मुझे टेलीग्राम का चैनल नहीं बनाना था, मुझे टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए ग्रुप बना देना था। आई थिंक ग्रुप में फिर हम सब कम्युनिकेट कर पाते। आई ऑलवेज हैड द आइडिया दैट टेलीग्राम इज फॉर द चैनल ओनली। मैंने हमेशा वो चैनल ही देखा था। तो आई स्टार्टेड विद द चैनल अंटिल आई वाज जॉइंड इन वन ऑफ द ग्रुप। एक सीए फाउंडेशन के लिए ग्रुप है, उसमें मेरे को एक दिल्ली के फैकल्टी है, उन्होंने ऐड किया। दैट्स वेयर आई गॉट टू नो कि अच्छा टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनता है। सो आई वाज नॉट वेरी टेक सेवी इन टर्म्स ऑफ दिस, आई वाज नॉट अपडेटेड विद दिस। चलिए कोई बात नहीं, कोई तरीका अगर हो कि चैनल को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते तो डू लेट मी नो, अदरवाइज आई थिंक आई विल मेक अ ग्रुप ओनली। उसको डिलीट करके, चैनल को डिलीट करके विल मेक अ ग्रुप ओनली, तो ज्यादा अच्छा अपने लिए होगा। ओके चलिए, तो लेट्स गो हेड और हम यहाँ पे वापस देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या बताया हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड। अब देखो, बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड, आपको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उससे पहले आपको क्या बोला है, यू मस्ट ऑब्टेन द रिटन कंसेंट। Before the appointment, obtain a written consent is made, written consent of the auditor of the appointment, and also उससे एक सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम और इट। अब ध्यान रखना यहाँ पे हिम अगर लिखा है, इसका मतलब हम इंडिविजुअल ऑडिटर की बात कर रहे हैं, एंड हिम ऑल्सो इंक्लूड्स हर। और इट का मतलब हो गया यहाँ पे हम फर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताए, सर्टिफिकेट आपको ऑडिटर से लेना है कि उसका जो अपॉइंटमेंट है ये इट इज in accordance with the conditions as may be prescribed and it shall be obtained from the auditor। अब यहाँ पे जो as may be prescribed जो प्रोविजन आपको दिया है, इसका बेसिकली क्या है कि देर आर सर्टेन लिमिट्स, ठीक है, कि एक इस पॉइंट से ज्यादा ऑडिटर ऑडिट नहीं कर सकता। जैसे 20 कंपनी से ज्यादा का वो ऑडिट नहीं कर सकता, फिर 20 कंपनीज के अंदर भी बाइफर्केशन है। तो यहाँ पर जो प्रोविजंस है, तो आपको दो चीज देना होगा। एक तो आपको यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले यू नीड टू ऑब्टेन द रिटन कंसेंट, एंड सेकेंडली यू नीड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट कि जो उसका अपॉइंटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली विद इन द लिमिट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। ठीक है, अब ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, ये कौन लेगा, हु इज गोइंग टू डू दिस, हु इज गोइंग टू डू दिस, ये कंसेंट और सर्टिफिकेट कौन लेगा, कंपनी। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, वो ये रिटर्न कंसेंट और सर्टिफिकेट यहाँ पे लेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पता चला आपने किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया, ठीक है, और लेट्स से आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स प्रिज्यूम रौनक शादी के लिए अपने पत्रिका पूरी बंटवा दी ना। शादी का पत्रिका को आप यहाँ पे समझो, जो वेडिंग इनविटेशन है उसको आप यहाँ पे समझो जैसे कंपनी ने अपने जनरल मीटिंग का नोटिस पब्लिश करवा दिया, सब कुछ हो गया। अब रौनक बोल रहा है आई एम गोइंग टू मैरी दिस पर्टिकुलर गर्ल, ठीक है। अब शादी वाले दिन वो गर्ल के बारे में पता चलता है कि वो गर्ल तो रौनक को भैया भैया करते घूम रही है, ठीक है, तो ये तो पूरा कचरा हो गया। और दूसरा सिनेरियो क्या हो गया कि हमें पता चला कि वो भैया भैया तो नहीं कर रही है, बट शी ऑलरेडी हैज अ सैया। सैया मतलब शी इज ऑलरेडी मैरिड। नाउ द गर्ल बीइंग ऑलरेडी मैरिड कैन नॉट मैरी रौनक, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। अगर आप अभी समझ सको, राइट, अग्रीमेंट तो बनेगा बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा,
ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह का सिनेरियो हो, तो रौनक को बोला गया है कि इससे पहले आप वो गाना गाओ तेनू लेके मैं जावांगा, तो एक आप उससे रिटर्न कंसेंट भी ले लेना और एक सर्टिफिकेट भी ले लेना। ठीक है, एक सर्टिफिकेट भी आप ले लेना कि भाई तुम एलिजिबल हो शादी करने के लिए, नहीं तो पता चले कुछ इस टाइप का सिचुएशन वहां पे हो जाए। ठीक है, तो कहाँ किशोर कुमार से अचानक से मोहम्मद रफी मुकेश में आप शिफ्ट कर जाओगे, आपका जो सॉन्ग कलेक्शन होगा। राइट, एनीवे लेट्स गेट बैक। ऐसे एग्जांपल्स ज्यादा भावुक कर देते हैं। ठीक है, रौनक इमोशनल तो नहीं हो गया ना? हाँ रौनक यहाँ पे लिख रहा है हाँ ना, बुरा लगता है सर, एग्जाम्पल था तो भी क्या हुआ, सही बात है, वो मीम मतलब मैं देख सकता हूँ। अच्छा, उज्जवल बोल रहा है रौनक का रोज का है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, भावुक मत हो। उज्जवल भावुक हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी तो उम्र है उसकी भाई, अभी तो सलमान खान की तरह बनियान पहन के घूम घूम के जा सकता है ना। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, गा सकता है वो। राइट, ओके चलिए, लेट्स कम बैक डेविएट हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, सो यहाँ पर आप आई एम वेरी श्योर यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस, दैट व्हाई वी नीड दिस रिटर्न कंसेंट एंड व्हाई डू वी नीड दिस सर्टिफिकेट। क्योंकि कल को अगर हमें पता चलता है कि ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड था, अपॉइंटमेंट के लायक नहीं था, या फिर ऑडिटर अग्री नहीं कर रहा है, बाद में अग्री नहीं कर रहा है, तो रिटन कंसेंट। बाय द वे, अगर आप लॉ मेकर्स का थोड़ा सा प्रोविजन देखोगे, आप आई एम श्योर आप जब फाइनल में आओगे तो फाइनल में आप पढ़ोगे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, वहां पर भी आप देखो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करके इंसान होता है। जैसे कंपनी में लिक्विडेटर होता है, वैसे आईबीसी में एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है। वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी अपॉइंट करने से पहले रिटर्न कंसेंट लिया जाता है। तो आज की डेट में अगर आप देखो तो लॉ में एक आपको ट्रेंड सा ऐसा दिखेगा कि किसी प्रोफेशनल को आप इस तरह से अगर अपॉइंट कर रहे हो, प्लीज टेक अ रिटर्न कंसेंट कि वो रेडी है आपके यहाँ पे अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। अच्छा, आगे क्या बता रहे हैं, provided that the certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria as provided in section 141। so ये बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था सेक्शन 141 ये एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशंस दोनों बताता है। तो उस सर्टिफिकेट के अंदर जिसमें आपको कंसेंट देगा और वो सर्टिफिकेट जाएगा, वहां पर वो ये भी बताएगा क्लियरली दैट ऑडिटर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ योर कंपनी। नाउ एक सिंपल पॉइंट देखना, हो सकता है रौनक इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ लेट्स से कंपनी ए, that does not mean that he is also disqualified to be appointed as the auditor of company B। सर ऐसा क्यों? देखो, कंपनी ए के साथ हो सकता है उसका कोई रिलेटिव का हो कंपनी हो, विल सी दैट व्हेन वी स्टडी सेक्शन 141, सो देयर कैन बी सम डिस्क्वालिफिकेशंस। तो इसका ये मतलब नहीं, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से that if you are disqualified for one company does not mean you are disqualified for all the companies, you can be disqualified due to lack of independence। ये एक ऑडिटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, that auditor has to be independent। ठीक है, आप लोग जब ऑडिट पढ़ोगे तो ऑडिट में आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे, SA 200। ठीक है, SA 200 आपको बताता है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑडिट। ठीक है, और बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑडिट के अंदर ये एक पॉइंट आता है दैट ऑडिटर शुड बी, उसमें बेसिकली ये बताया है ऑडिटर के क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए और ऑडिटर को क्या क्या काम करना चाहिए। तो उसमें आपको जैसे वो बताएगा कि ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना चाहिए एंड ब्ला 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 ब्ला। आई थिंक ऑडिट स्टार्ट हो गया आप लोगों का, नेमिन ने अगर हाँ बोला है तो आई एम वेरी श्योर ऑडिट फिर स्टार्ट हो गया होगा आप लोगों का। ओके, तो ऑडिट स्टार्ट हुआ है, तो SA 200 हुआ आप लोगों का, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200। अच्छा, यही चैप्टर स्टार्ट है, तब तो बहुत ही अच्छा, आप बहुत इजीली यहाँ पर कनेक्ट करोगे। तो वहां पर आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस, राइट, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, SA 200 के अंदर एक जो पॉइंट था। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि हो सकता है कि नेमिन एक कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, दूसरे कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट है। so, नेमिन के किसी रिलेटिव का ही वो कंपनी है, तो ही कैन नॉट बी द ऑडिटर इन दैट कंपनी, सो अदर्स ही कैन बी। सो ये एक आपका प्रोविजन पूरा आपको इधर देखना होगा। तो ये आप एक क्वालिफिकेशन दोगे। हालांकि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे हैं जिसमें आप एक कंपनी के लिए अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो आप सारी कंपनीज के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वो तब जब आप सपोज करो फ्रॉड के अंदर पकड़े गए या कुछ उस टाइप का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। बट अगर कंपनी स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर वो बताना पड़ेगा दैट यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड। ऑल्सो द कंपनी, ओके, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द कंपनी शैल ऑल्सो इन्फॉर्म, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर concerned of his or its appointment and
Also file a notice of the appointment with the registrar within how many days? Within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. अब इसका क्या मतलब हो गया? सिंपल सा पॉइंट है, आप एजीएम आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, आपका एजीएम होगा, एजीएम के अंदर, इसी एजीएम के अंदर आप क्या करोगे? ऑडिटर को अपॉइंट करोगे। ये एजीएम रहा, ये एजीएम के अंदर आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। ये अपॉइंट करने के बाद आपको कितना टाइम दिया जा रहा है? 15 डेज। 15 डेज, 0 to 15 डेज। ये 15 डेज के अंदर आपको क्या करना होगा? कंपनी को नोटिस देना है। नोटिस किसको किसको जाएगा? एक नोटिस जाएगा ऑडिटर को और एक नोटिस जाएगा आरओसी को, ठीक है। ये नोटिस आपका मैंडेटरी है। अच्छा, ऑडिटर को किस चीज का नोटिस जाएगा कि देखो हमने आपको यहाँ पर कंफर्म कर लिया अपॉइंटमेंट का, और आरओसी को भी जाएगा कि देखो हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया और आप इसमें आरओसी को पूरा पर्टिकुलर्स दोगे। ये ऑडिट, ये जो नोटिस आपका है, ये नोटिस किस में जाएगा? दिस विल गो इन ई फॉर्म ADT1। ADT इज शॉर्ट फॉर ऑडिटर। तो 4 ही फॉर्म है, ADT1, ADT2, ADT3, ADT4। सो ADT1 जो है वो आपके अपॉइंटमेंट के लिए है, ठीक है। ADT2 आपके रिमूवल के लिए, ADT3 आपके रेजिग्नेशन के लिए, और ADT4 आपके फ्रॉड के लिए, फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर। तो ब्रॉडली आपके यही 4 फॉर्म्स हैं। तो अगर याद रख सको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चैप्टर आपके ऑडिट के अंदर भी है, तो फॉर्म नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इजी, फर्स्ट यहाँ पर आपको अपॉइंट करना होगा, 15 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पे इंटीमेशन देना पड़ेगा। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? और आगे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है जो कि क्या बता रहा है, अपॉइंटमेंट का जो वर्ड है, जहां पर भी वर्ड अपॉइंटमेंट बोला है, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट। वरना पता चलो कि आप ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हो, फिर भी आप नोटिस नहीं देते। और क्यों नहीं देते? क्योंकि आप क्या बोलते हो, भाई हमने ऑडिटर को अपॉइंट कहाँ किया है, हमने तो ऑडिटर को रीअपॉइंट किया है। और लॉ में तो हम एक ही चीज जानते हैं, अभी तक भी जो हमने सीखा है, जितना लिखा है बस उतना ही। तो कहाँ लिखा है रीअपॉइंटमेंट पे नोटिस देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया कि देखो जहां जहां पे भी वर्ड अपॉइंटमेंट बोला है, वहां वहां पे रीअपॉइंटमेंट है। तो जब मैं ऑडिटर को रीअपॉइंट करूंगा, तब भी क्या करूंगा? उससे रिटर्न कंसेंट लूंगा, तब भी उससे यहाँ पर वो सर्टिफिकेट लिया जाएगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सबसेक्शन 1। तो अगर हम वापस से यहाँ पे आए, देखो हमने ये दो प्रोविजंस को कंप्लीट कर लिया। वी हैव फिनिश्ड दिस, ओके, एंड वी हैव फिनिश्ड दिस। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? ओके, मैं देखो थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर, रीजन बिंग कि ये आपके दो सब्जेक्ट को केटर कर रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 7, और फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। चलिए, तो अब हम यहाँ पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, और इसके बाद में सबसेक्शन 5 भी आपको बताया। तो यहाँ पर दो दो नॉट विद स्टैंडिंग आ गया, फॉर सबसेक्शन 1 and for subsection 5. In case of any government company. Now, what is a government company? What is a government company? क्या गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है? क्या गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है? तो कौन मुझे आंसर करके बताएगा कमेंट सेक्शन पे दैट व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? हु इज गोइंग टू आंसर दिस? व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? करेक्ट, 51%। राइट, मोर देन 50% क्या होगा? मोर देन 50% क्या होगा? मोर देन 50% में वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगा, मोर देन 50% में वो पीएसयू बन जाएगा, बट गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर आपका नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए आपके पास यहाँ पे प्रोविजन है मोर देन 50%। ओके, सॉरी, हाँ करेक्ट, आई एम सो सॉरी, मैंने ये भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेफर द बेयर एक्ट। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, मोर देन 50%, सो मोर देन 51% गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर रहेगा, और एनी कंपनी विच इज ओन्ड डायरेक्टली or indirectly, owned or controlled directly indirectly by the central government or by state government
और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ तक का अगर आप पूरा पॉइंट देखो तो यहाँ तक के पूरे पॉइंट में क्या बता रहा है, वो गवर्नमेंट कंपनी बता रहा है। फिर क्या बता रहे, द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड। तो इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, द फर्स्ट ऑडिटर shall be appointed by the comptroller and auditor general of India। कितने दिन में, within 60 days from the date of registration of the company। और अगर CAG यहाँ पर अपॉइंट नहीं करे, ध्यान रखना एक कंट्रोलर नहीं है। इनिशियली कई बार जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कुछ कुछ, नॉट एवरीवन, बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स ये कंट्रोलर को कंट्रोलर कंट्रोलर लिखते हैं। तो कंट्रोलर अगर आप लिखोगे तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा, इट्स कॉम्प्ट्रोलर। ठीक है, तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 डेज। और अगर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। एंड इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द बोर्ड इन द नेक्स्ट 30 डेज, यहाँ पर क्या होगा, वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर्स फिर अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और ये भी ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, फ्रॉम द बेसिकली फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो अगर आप यहाँ पर चेक करो तो ये हो गया आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस इज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। यहां से अगर आप देखो तो 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जा रहा है, 30 नहीं सॉरी 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जा रहा है। बाय द वे एक थंब रूल याद रखना, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में ही अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर कौन अपॉइंट करेगा, इट विल बी अपॉइंटेड बाय द CAG। और ये नहीं तो अगले 30 दिन के अंदर कौन, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर 60। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में यही टाइम पीरियड 90 डेज का मिल जाता है। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा EGM मेंबर्स। तो ये आपका अपॉइंटमेंट हो गया। वेरी 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 सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। अब हम सबसेक्शन 5 में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है, वापस से अगर आप देखो ये पूरा पॉइंट यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो यही बता रहे हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। तो बेसिकली सबसेक्शन 1 यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट an auditor which is duly qualified to be appointed as an auditor of the company within a period of 180 days from the commencement of the financial year, who shall hold the conclusion of the annual general meeting। अब ध्यान से यहाँ पे आप इस चीज को समझना, इधर आपको क्या बोला गया है कि CAG जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, CAG ही अपॉइंट करेगा। आप सिंपली देखो, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के उसको अपॉइंट किया जाएगा और उसका एनुअल जनरल मीटिंग जब खत्म होगा तब वो ऑडिटर का वहां पे टेन्योर फिनिश हो जाएगा। तो आप जनरली देखो होता क्या है, आपने जैसे टैक्सेशन के अंदर पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर अगर सपोज करो आपका 2019 2020 है, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2020 2021। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, 2019 2020 के अंदर अगर मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे एक एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है कंपनी का, देयर इज अ AGM दैट इज हैपनिंग ऑन लेट्स से 15th सितंबर 2019। आप मुझे बताओ ये AGM किसके लिए होगा, इज दिस फॉर 2019 2020 और दिस इज द AGM फॉर 2018 2019। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो तो मेरे को 18-19, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, दिस इज फॉर 18-19। सर 19-20 का AGM कहां पर होगा, 19-20 का AGM हो जाएगा अगले साल में। तो अब होगा क्या, यहां पर एक ऑडिटर अपॉइंट होगा। ओके, चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि इसका आप कोई यूज यहाँ पे है नहीं। सो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ठीक है। ये ऑडिटर कहां से कहां का ऑडिट करेगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू डू ऑडिट फ्रॉम 1st April 2019 टिल द 31st March of 2020। और ये रिपोर्ट कहां पर करेगा, ही इज गोइंग टू रिपोर्ट हियर। ये जब AGM होगा, यहाँ पे जब AGM होगा 2019
2020 का, तो ये जो ऑडिटर है ये यहाँ पर रिटायर कर जाएगा। लेट्स से ये ऑडिटर कौन था? ये ऑडिटर था विनीत। विनीत हमारा केस स्टडी बन गया है। सो यहाँ पर विनीत रिटायर करेगा। ओके, फिर यहाँ पे विनीत की जगह किसी और को अपॉइंट किया जाएगा। पर इस पीरियड में जब विनीत है कंपनी के अंदर, क्या वो यहाँ का ऑडिट करेगा? यहाँ का ऑडिट विनीत करेगा? आंसर इज नो। यहाँ का ऑडिट विनीत नहीं करेगा, यहाँ का ऑडिट कोई और करेगा जो यहाँ पर अपॉइंट होगा। सिमिलरली विनीत यहाँ पर अपॉइंट हुआ, तो क्या विनीत सिर्फ पर्टिकुलरली इस टाइम का ही ऑडिट करेगा? आंसर इज नो। विनीत ये पीरियड का भी ऑडिट करेगा, क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट किसके लिए है? इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो मैं इस तरह से अलग से कलर से हाईलाइट करके रख देता हूं, ताकि आप समझ जाओ कि विनीत का क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे है। सिमिलरली यहाँ पर लेट्स से कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होता है, यहाँ पे लेट्स प्रिज्यूम राम इज अपॉइंटेड। तो अब राम का जो टेन्योर है, राम का टेन्योर क्या रहेगा? राम का टेन्योर होगा ये एजीएम से लेके, ये एजीएम से लेके, मतलब ये पूरा साल। और राम कब रिटायर करेगा? जब अगले साल उसका एजीएम होगा। तो ये आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी पूरा मिल गया। ओके, तो कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर ये पीरियड पे क्या दोनों जने ऑडिट करेंगे? आंसर इज नो। ही इज अपॉइंटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन आई से फाइनेंशियल ईयर। तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च पे एंड हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2000 जो भी आपका रहेगा, वहां से लेके 31 मार्च 2000 जो भी आपका होगा, वहां तक के लिए वो अपॉइंटेड रहेगा। वो भले ही साल के बीच में अपॉइंट हो रहा हो, बट वो पूरे साल के लिए ऑडिट यहाँ पर करेगा। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? CAG। नाउ डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस ये वाला? ओके, अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लेट्स प्रिज्यूम, ओके, आई थिंक ये एक ब्लैंक स्लाइड मेरे पास है, पर मैं इसको यूज नहीं करना चाहता। आई विल, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल ऐड अ ब्लैंक स्लाइड टू दिस, सो दैट यहाँ पे जब आप लेटर ऑन पढ़ो तो आपके पास एक प्रोविजन रहे दिमाग में। ओके, ई फॉर्म ADT1, this is notice for the appointment of statutory auditor is required in which of the following cases? In which of the following cases I would say the notice of statutory auditor is required? When the first auditor of a government company is appointed, or when the first auditor of other than government is appointed, then subsequent auditor of a government company and subsequent auditor of other than government company, or point number B, always and by, always and by every company। मैं आप लोगों को 2 मिनट दूंगा ये आंसर सोचने के लिए। कमेंट सेक्शन पे इसका आप लोग करेक्ट आंसर करोगे।
यहाँ पे ई आंसर आ रहा है, सब ने ई आंसर किया है, और मजे की बात यह है ई इज द इनकरेक्ट आंसर। ई इज नॉट अ करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बी, सॉरी डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप में से कोई मुझे इसका लॉजिक बता सकता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज एडीटी वन कौन से सेक्शन में आपको बोला गया है फाइल करने को? दिस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। धवल ने 1 और 6 दोनों लिखा है, बट नहीं। और अब तो मैं और स्पेसिफिक बता रहा हूं, तो रौनक, मुस्कान, आपने जो 139 लिखा है उसको सेट असाइड रखते हैं। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, यस और नो? यहीं पर तो दिया है, ये देखो, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 एडीटी 1। करेक्ट? करेक्ट? ओके। अब आप देखो, हमने सबसेक्शन 5 पढ़ा, इसमें क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। यहाँ पर भी 6 में भी क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 1। यहाँ पर भी क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 1। तो आप ये देखो, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। और जो फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट होता है, ये क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। यहाँ पर भी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। तो ये तीनों के अंदर ही क्या वर्डिंग्स यूज किया गया है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। और ये जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 1। तो इन चारों में अगर आप देखो, तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। देयरफॉर it is applicable. ADT1 is always required to be filed when the subsequent auditor is appointed in case of other than government company. अब आपको आ रहा है समझ में? इसको मैंने आपके स्लाइड के अंदर ही क्यों रखा और स्क्रीनशॉट लेने को क्यों मना किया? रीजन बीइंग, ये आपके लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमसीक्यू। और इसमें सबसे कॉमन जो आंसर स्टूडेंट्स लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एडीटी 1। सो आंसर यहाँ पे गलत होगा, नॉट एवरी कंपनी। ओके, डज दिस मेक सेंस? ओके, अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर। अब सबसेक्शन 2 मैंने आपको बताया था, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो कुछ कंपनीज में यहाँ पर क्या बोला गया था कि ऑडिटर्स को रोटेट करना है। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्या मतलब होगा? द रिटायरिंग ऑडिटर विल नॉट बी अलाउड टू बी रीअपॉइंटेड। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का सिंपल मतलब है, जो रिटायरिंग ऑडिटर है, that retiring auditor will not be allowed to be reappointed. This means we are talking about the rotation of the auditor. तो यहाँ पर आप देखो, इट सेज दैट, तो मैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर के लिए आपको एक बुलेट पॉइंट्स में नोट्स भी दे दूंगा, अभी विल डिस्कस इट इन सम टाइम, बट आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट्स बताता हूँ। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, नो लिस्टेड कंपनी। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर एक तो लिस्टेड कंपनी के लिए ऊपर है, आगे क्या बताना? नो लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब हमें किसको देखना होगा? हमें यहाँ पे रूल्स को देखना होगा। शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर more than one term of 5 consecutive years and audit firm, एक तो इंडिविजुअल और दूसरा क्या बताया, अगर आप ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर रहे हो, सो ऑडिट फर्म शुड नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 terms of 5 consecutive years। आगे क्या बता रहा है? प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल हु हैज completed his term under clause A shall not be eligible
फॉर रीअपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर इन द सेम कंपनी। कितने टाइम के लिए? फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ दिस टर्म। तो मतलब सपोज मैंने यहाँ पे विनीत को अपॉइंट किया है एज द ऑडिटर। अगर मैंने विनीत को अपॉइंट किया है तो आप ये देखो, ये विनीत ने अपने 5 years का टेन्योर पूरा कर लिया। वन टर्म जो था 5 consecutive years का, इसको पूरा कर लिया। इसके बाद कितने टाइम के लिए मैं विनीत को दोबारा ऑडिटर नहीं बना सकता? फॉर अनदर 5 years। तो ये नेक्स्ट 5 years का टाइम पीरियड आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मली दिस इज कॉल्ड एज कूलिंग ऑफ पीरियड। दिस इज कॉल्ड एज द कूलिंग ऑफ पीरियड। मतलब ये अगले 5 साल तक आप इसको क्या कर सकते हो? दोबारा से ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड है। उसके बाद में क्या सर हम विनीत को दोबारा से ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन अपॉइंट। सो ये आपका वापस से आप इसको अपॉइंट कर सकते हो वन टर्म। सो विनीत के लिए कैसा रहेगा? 5 + 0, मतलब नेक्स्ट 5 years 0, देन 5, देन 0, देन नेक्स्ट 5 years। तो ये आपका चलता रहेगा। तो 5 साल वो अपॉइंट हो सकता है, उसके बाद अगले 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है, फिर 5 साल के लिए वो उसी सेम कंपनी में अपॉइंट हो सकता है, फिर 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है। तो ये आपका चलता रहेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। डज दिस मेक सेंस? राइट। सो देखो, आप ये देखो, चलो मैं यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द रोटेशन of the auditors? So what do you mean by the rotation of auditors? It means the retiring auditor will not be eligible for reappointment. It means the retiring auditor will not be eligible for the reappointment. The retiring auditor will not be eligible for reappointment. इसी को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अब ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है, हो सकता है ये इंडिविजुअल हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, 5 consecutive years, द कूलिंग ऑफ पीरियड इज 5 years। ठीक है, सो आई थिंक इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए क्या हो जाएगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन टर्म ऑफ 5 consecutive years, तो ये इंडिविजुअल हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप किसी फर्म ऑफ ऑडिटर्स को देखोगे, तो फर्म ऑफ ऑडिटर्स के लिए क्या है? देखो हम पहले उसको पढ़ते हैं। तो फर्म ऑफ ऑडिटर्स के लिए बताया मोर देन 2 terms of 5 consecutive years। तो यही अगर मैं बोलूं कि विनीत ने एक पार्टनरशिप फर्म खोल के रखा है या एलएलपी ओपन करके रखा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में कैलकुलेशन ऐसे होगा, विनीत इज गोइंग टू गेट, और जो भी इसका पार्टनर है इसके साथ, इसको टर्म मिलेगा 5 years का। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, और फिर आ गया ये 5 years का, दिस इज द सेकेंड टर्म। इसके बाद में फिर आएगा बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड, दिस इज द कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, अब कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है? एन ऑडिट फर्म which has completed the tenure under clause B shall not be eligible for reappointment as the auditor in the same company for another 5 years। तो कूलिंग ऑफ पीरियड दोनों के लिए यहाँ पर क्या है? 5 years। तो ये आ गया 5 years का कूलिंग पीरियड। इसके बाद सर, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, वापस से आप यहाँ पे इसको अपॉइंट कर लो फॉर 5 years, और ये इनका कहलाएगा फिर से फर्स्ट टर्म, और फिर वापस से आप इनको 5 years के लिए अपॉइंट कर लो, और ये कहलाएगा इनका सेकेंड टर्म। तो जो विनीत के लिए यहाँ पे 5 + 5 + 5 + 5 था, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये इस तरह से ब्रैकेट चलेगा, 5 का एक टर्म, उसके बाद अगले 5 में अपॉइंट नहीं हो सकते, फिर 5 + 5 का टर्म जिसमें ये अपॉइंट हो सकता है, एंड सो ऑन। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? राइट।
ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर देखना एग्जाम परस्पेक्टिव आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव्स, सो फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन, ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 terms of 5 consecutive years, आप यहां पे दोबारा से अपॉइंट नहीं कर पाओगे. गाइस, इज दिस क्लियर? राइट. इसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट बताया, क्योंकि हम लोग जुगाड़ निकालने में नंबर 1 है, हम लूप होल्स निकालते हैं लॉ के अंदर. और हम लूप होल्स कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसके लिए क्या पॉइंट आपको आता है. सपोज देर इज अ फर्म कॉल्ड एज ABC, इसने अपने 5 साल पूरे कर लिए, फिर ये 5 साल पूरे कर लिए, तो अब टेक्निकली ABC फर्म को हम दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकते. बट ये जो ऑडिटर ए है, ये बोलता है मुझे इस फर्म के अंदर, इस कंपनी में दोबारा से ऑडिटर बनना है. तो मैं क्या करता हूँ, ए जाके एक दूसरे फर्म को ज्वाइन करता है, पी क्यू आर देयर इज अनदर फर्म, उसको ये ज्वाइन कर लेता है. और ये APQR को बोलता है चलो इसको अपॉइंट कर देते हैं 5+5. तो क्या ये काम, इस तरह का प्लानिंग आप कर सकते हो? कैन यू डू ऑल दीज सॉर्ट ऑफ प्लानिंग? आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे क्या बताया कि PQR लिमिटेड को जब अपॉइंट कर रहे हो आप एज अ ऑडिटर, तो वहां पर ये देखा जाएगा इसके जो पार्टनर्स है, क्या इसका कोई पार्टनर रिटायरिंग ऑडिटिंग फर्म का पार्टनर है क्या? अगर वहां पे है, कोई कॉमन नेक्सस है, तो फिर यहाँ पर आप अपॉइंट नहीं कर पाओगे. सो प्रोवाइडेड फर्दर दैट एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एटलीस्ट एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. अब ये एक बहुत बड़ा लूप होल है. अगर PQR फर्म को अपॉइंट करने के बाद में ए ज्वाइन कर ले तब तो कोई बात नहीं है. बट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आप PQR फर्म को अपॉइंट कर रहे हो, नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired in a company immediately in the preceding financial year shall be appointed as the auditor of the same company for another 5 years. तो कॉमन पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, बाद में अगर आप अपॉइंट कर लेते हो तो चलेगा. तो ये एक तरीके से लॉ में लूप होल रह गया. अगर लॉ और स्ट्रिक्ट इसको बनाना चाहे तो वो क्या बोल देंगे, ड्यूरिंग द टेन्योर द पार्टनर शुड नॉट बी कॉमन. तो इन दैट केस फिर अगर इस बीच में आए तो वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो ये आपका एक प्रोविजन आता है. अब कौन से क्लास से कंपनीज हैं जिनके लिए रोटेशन मैंडेटरी है? देखो, हर कंपनी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, और मैंने आपको इसका बैकग्राउंड भी दिया था कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर लाने का जरूरत क्यों पड़ा था. बिकॉज ऑफ द सत्यम स्कैम. कि सत्यम के अंदर ऐसा बोला गया था कि एक ही ऑडिटर अगर यहाँ पे लगातार ऑडिट करते जा रहा है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हो सकता है कुछ नेक्सस बना ले और वहां पे फ्रॉड्स वगैरह कुछ बिल्डअप हो सके. लेकिन अगर उसको पता है कि मेरे पास, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम ये एक टर्म ही होगा, 5 साल के बाद कोई नया ऑडिटर आएगा. और अगर मैं एक फर्म हूँ तो मेरे बाद कोई, मेरे फर्म के बाद कोई दूसरा पार्टनर, जो दूसरा ऑडिटर है वो आएगा, वो यहाँ पे काम करेगा. तो बेसिकली इससे फायदा क्या होगा कि कहीं ना कहीं ऑडिटर के ऊपर भी एक डर रहेगा कि यार मैं, मतलब वो बोलते हैं ना, मियाँ की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, राइट. तो वही वाला सिनेरियो है. ठीक है, तो कहाँ तक, मतलब कहाँ तक भागोगे भाई, ये 10 साल आप मैक्सिमम काम कर लोगे, उसके बाद कोई ना कोई तो नया ऑडिटर आएगा ही, वो फ्रॉड को पकड़ लेगा. अगर इंडिविजुअल हो तो 5 साल तक ठीक है आप कर लो, उसके बाद क्या होगा, कोई नया ऑडिटर आएगा, वो जब पुराने ऑडिट रिकॉर्ड्स और को देखेगा तो वो यहाँ पर पकड़ लेगा फ्रॉड को. सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो इस टाइप का जो रिक्वायरमेंट था वो किसके लिए था, उन कंपनीज के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट था जहां पर स्टेक ज्यादा इन्वॉल्व हो. तो इसीलिए यहाँ पर रोटेशन मैंडेटरी किसके लिए कर दिया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. जो रूल 5 है जो बता रहे विच क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डू द रोटेशन ऑफ ऑडिटर. तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर एक तो आपके लिए मैंडेटरी है फॉर द लिस्टेड कंपनी. ठीक है, लिस्टेड कंपनी के अलावा अनलिस्टेड कंपनी, सो एनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच इज हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ और मोर. ठीक है, एक ऐसा कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो. ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर. ठीक है, या फिर ऑल द कंपनीज, मतलब भले ही पेड अप कैपिटल उसका ये 10 करोड़ और 50 करोड़ से कम हो, अगर उसके पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब 50 करोड़ के ऊपर चले जाते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है. सो रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज मैंडेटरी फॉर अ लिस्टेड कंपनी, राइट. इसके अलावा अनलिस्टेड
पब्लिक कंपनी जिसका कि पेड अप कैपिटल इज 10 करोड़ और मोर। फिर आ जाता है आपके पास अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसका कि पेड अप कैपिटल आपका निकल के आता है 50 करोड़ और मोर। हो सकता है अगर आपका मॉड्यूल अपडेटेड नहीं हो तो वो 20 करोड़ आपको दिख जाएगा, पर बहुत पहले चेंज हो गया था तो इतना पुराना आपका मॉड्यूल होना नहीं चाहिए। बट जस्ट इन केस किसी और नोट्स वगैरह को आप कहीं रेफर करो तो ये 20 करोड़ हुआ करता था पहले, जिसको रिप्लेस करके अभी 50 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा एनी कंपनी विच हैज द पब्लिक बोरोइंग्स, ठीक है, 50 करोड़ से ऊपर का, तो ये इसके अलावा आप देख लेना पब्लिक बोरोइंग्स 50 करोड़ और मोर अगर कंपनी का है पब्लिक बोरोइंग्स, राइट। अगर पब्लिक बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो यहाँ पर उनके लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा एक्सक्लूड करता है दो तरह के कंपनीज को। दो तरह के कंपनीज को बोला है आपको रोटेशन करने का जरूरत नहीं है। एक तो है 1% कंपनी और दूसरा है स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी और ओपीसी इनके लिए मैंडेटरी नहीं है और बाकी इन सब के लिए ये एक मैंडेटरी है। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर को कैसे लिखोगे, दो पार्ट्स में। सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझाओगे व्हाट डू यू मीन बाय द रोटेशन ऑफ ऑडिटर, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट में रादर इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ तो आप इसको इजीली हाईलाइट कर पाओगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा जिसमें आप क्या करोगे, आप बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो ये आपने बताया। आप चाहो तो इसी को सब पॉइंट ए और सब पॉइंट बी करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेट हुआ। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट में आप यहां पर क्या आंसर करोगे, दैट रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज मैंडेटरी फॉर। तो मैंडेटरी फॉर में फिर आपका पॉइंट नंबर ए लिस्टेड कंपनी आ जाएगा, पॉइंट नंबर बी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी और पब्लिक बोरिंग्स। इसके बाद में आप एक और पॉइंट लिखोगे दैट रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, और इसमें आप कर दोगे एक ओपीसी और दूसरा आप यहां पे लिख दोगे स्मॉल कंपनी। तो ये आपके 3 पॉइंट्स के अंदर पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? राइट। रोटेशन ऑफ ऑडिटर एक्सट्रीमली अगेन आई वुड से इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। एग्जाम में कई बार आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। रौनक ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे डाउट पूछा है, सर इफ दूसरे फर्म्स जो आफ्टर 10 इयर्स अपॉइंटमेंट होगी उसमें इन्वॉल्व कर लो तो ये सब फ्रॉड में सो इट विल। देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ रौनक, अभी ट्विटर पे उस दिन एक भरत बसानी सर करके है, सीनियर कंपनी सेक्रेटरी, पहले टाटास में थे, लीगल एडवाइजर थे और अभी जस्ट आप ट्विटर पे उनको या गूगल करना भरत वसानी, इज अ वेरी सीनियर पर्सन। तो वो एक यही चीज बता रहे थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ बात हो रहा था कि कुछ सेबी ने रेगुलेशंस और को चेंज किया है। तो बेसिकली अभी क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अगर आप अपॉइंट करोगे तो हाउ इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यू कैन नेवर से। मतलब अगर किसी को फ्रॉड करना ही है तो आप कितने भी ऐसे रूल्स बना लो, कुछ भी कर लो, वो झोल तो होगा ही होगा और कभी ना कभी वो झोल पकड़ा भी जाएगा। आप बस खाली ये रूल से क्या कर सकते हो, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, बाकी उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब प्रिस्क्रिप्शन से ये कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि देखो भाई शायद इससे चीजें ठीक हो जाए, ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करो तो करो। अब अगर उसको इन लेटर ऑफ लॉ, इन स्पिरिट ऑफ लॉ आप कैसे फॉलो करते हो ये आपके ऊपर है। तो कई बार ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसमें कई बार इसके ऊपर, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एलएलएम के अंदर भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहां पर भी ये क्वेश्चन मेरे को हर कोई पूछता है कि सर ये फ्रॉड तो तभी भी हो सकता है, मतलब हाउ डज रोटेशन इंश्योर्स। सो देखो रोटेशन डज नॉट इंश्योर्स बट रोटेशन स्टिल इंस्टिल्स द फियर दैट आई नो आफ्टर दीज 5 years या तो मुझे यहाँ पे कोई नया ऐसा बंदा चाहिए होगा जो ये 5 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वहां पर शांत रहे, या फिर मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा झोल करूंगा ही नहीं। अच्छा, ये जो दूसरा बंदा है, ठीक है, सपोज विनीत ने ये 5 years में झोल किया, अब रौनक अगर आप यहाँ पे अपॉइंट हो रहे हो तो आपके लिए भी एक लॉ ने प्रोविजन बना के रखा है कि कल को फ्रॉड में अगर आप इन्वॉल्व हुए तो आपके ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पेनल्टी है। ऑफ कोर्स सेक्शन 447 फ्रॉड का तो एप्लीकेबल होगा, बट इसके अलावा मॉनेटरी पेनल्टीज भी है, 5 लाख टू 25 lakhs है। फिर आपको 10 years तक का आपको हो सकता है आपको बैन लग जाए, 5 years। तो अलग अलग यहाँ पे इस तरह से
आप समझो। और ये सिर्फ ऑडिटर्स पे नहीं, सेक्रेटरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सबके ऊपर इस तरीके से ये एक वो बोलते हैं ना, डर का माहौल क्रिएट करके रखा है कि अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो चांसेस है कि इससे शायद फ्रॉड नहीं हो। क्या 2013 के बाद अभी तक फ्रॉड हुआ नहीं है? हुआ है, राइट? ऐसा नहीं कि फ्रॉड नहीं हुआ, उसके बाद भी फ्रॉड हुआ है, उसके बाद भी। बट एटलीस्ट हम इंश्योर कर सकते हैं कि इस वजह से शायद कुछ नहीं हो। ठीक है, तो बस इसी उम्मीद में वो लॉ पूरा बना हुआ है। अदरवाइज देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप एनी पर्सन फ्रॉम डूइंग द फ्रॉड। कोई भी कर सकता है, मतलब आप कितने, अभी जैसे हम कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है अभी तो आपके इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, बट जब आप फाइनल में आओगे तो आप इसको पढ़ोगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के, यार अभी भी आप कहीं भी गूगल करके कोई आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ो तो यू विल रियलाइज कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हाउ डज इट गो, इट गोज दिस वे, सी आई टेल यू। लाइक एक पहले कॉन्सेप्ट वहां पे आया, फिर उस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करा गया, फिर ऐसे बोला गया कि चलो मैं अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं तो आप मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते क्योंकि यहां पर रहेगा। तो हमने उसमें रूल्स निकाले कि व्हाट विल से दैट यू आर इंडिपेंडेंट, व्हाट इज नॉट इंडिपेंडेंट, और वो लॉ धीरे धीरे क्या होता है, इवॉल्व होते जाता है। ठीक है, धीरे 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 वो लॉ को इवॉल्व होता रहेगा और फिर हम बोलेंगे ओके वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और नॉट। बट इतना सब लॉ होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि 100% इंडिपेंडेंस आप ऑब्टेन कर पा रहे हो? आंसर इज नो। कहीं ना कुछ नेक्सेस हमेशा वहां पर रहेगा, और इसीलिए लॉ बार बार इवॉल्व होता है और लॉ बार बार अपडेट होते रहता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोविजन, ब्रॉड प्रोविजन विच इज देयर, राइट? आई होप ये आंसर आपको करेगा। और अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई आपको नहीं पूछेगा, बट यस अगर आप लॉ अंडरस्टैंडिंग के तरफ से अगर ये क्वेश्चन करते हो तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि सर ये तो हो सकता है, आराम से ये साइकिल आपका तैयार हो सकता है, बट वी कैन स्टिल इंश्योर। ओके, फेयर एनफ। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और आप देखो यहाँ पर वही बताया हुआ है। अच्छा, ये एक आपके पास प्रोवाइजो है, और प्रोवाइजो क्या बोलता है कि देखो आपने एक बार ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है 5 साल के लिए, ठीक है, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स आपने करके रखा है, पर इसका ये मतलब नहीं आपने ऑडिटर से शादी कर ली वो 5 साल के लिए और डाइवोर्स नहीं हो सकता। यहाँ पर पूरा है, provided nothing contained in subsection 1 shall prejudice the right of the company to remove the auditor और द ऑडिटर टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। तो ऑडिटर चाहे तो वो ऑफिस से रिजाइन करके बाहर भी जा सकता है, और ऑडिटर को अगर आप रिमूव करना चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, और इसके लिए बाकायदा आपको सेक्शन दिया हुआ है, प्रोसेस है सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, और रिजाइन अगर करके वो जाना चाहता है तो इट इज सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। तो जो आपको ड्यू प्रोसेस दिया हुआ है वो टेन्योर के अंदर वो यहाँ पे रिजाइन भी कर दे, वो यहाँ पे रिमूव भी कर दे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, चलिए फिर हम यहाँ पर देखते हैं सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 बेसिकली टेक्निकली आप देखो तो कोई बहुत ज्यादा मतलब एकेडमिकली तो डेफिनेटली कोई इम्पैक्ट इसका पड़ता नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिकली इस तरह से आ जाता है कि सपोज करो आपने एक फर्म है, उस फर्म के अंदर 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो अब आप वहां पे क्या इंश्योर कर सकते हो, मेंबर्स ऑफ द कंपनी ये बोल सकते हैं कि देखो ये जो 10 पार्टनर है इसमें से एक पार्टनर है ए, तो ए ही 5 साल ऑडिट नहीं करेगा। आप यहाँ पे भी विद इन द फर्म आप रोटेट करोगे कि फर्स्ट ईयर सपोज करो ए ऑडिट कर रहा है तो सेकेंड ईयर ऑडिट बी करेगा, थर्ड ईयर ऑडिट सी करेगा। तो क्या आप यहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर कर रहे हो? नहीं, रोटेशन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना, जो ऑडिटिंग पार्टनर है इसको ऑडिट के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में एक टर्म यूज किया जाएगा, इंगेजमेंट पार्टनर। आपको एंगेजमेंट पार्टनर करके एक टर्म यूज किया जाएगा। तो ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ये एंगेजमेंट पार्टनर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कोई भी एक जना है साथ साथ में ऑडिट नहीं करेगा। मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो फर्म है इसको 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स पूरा मिल सकता है, तो टेक्निकली 10 साल, तो 10 साल तक अगर एक ही ए ऑडिट करे तो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर उसी के लिए बताया हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय इट। इंडिविजुअल में तो ये स्टोरी हो नहीं सकता, इंडिविजुअल में तो ऑफकोर्स ए ही 5 साल के लिए ऑडिट करेगा, बट अगर फर्म को आप अपॉइंट कर रहे हो तो यहां पर बताया है द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल्स एज मे बी रिजॉल्व बाय द मेंबर्स। तो जरूरी नहीं 1 साल, बट जो भी आपका टाइम पीरियड रहे
वहां पे कर सकते हैं। एंड द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, तो यहाँ पर ऐसे भी वो बोल सकते हैं कि सिर्फ ए अकेले ऑडिट नहीं करेगा, फर्स्ट ईयर ऑडिट करेगा ए और बी, नेक्स्ट ईयर ऑडिट करेगा बी एंड सी, थर्ड ईयर सी एंड डी इज गोइंग टू डू द ऑडिट। तो फर्स्ट ईयर जब ए और बी ऑडिट कर रहे हैं तो इन दोनों को आइडिया लग जाएगा, तो बी कैन असिस्ट सी इन द नेक्स्ट ईयर, देन सी कैन असिस्ट डी इन द नेक्स्ट ईयर, तो इस तरह से करके आपका एक ऑडिट चलेगा। तो ये एक आपको प्रोविजन सबसेक्शन 3 के अंदर दिया हुआ है। और सबसेक्शन 4 के अंदर यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स को प्रिस्क्राइब कर सके। नाउ रौनक, कैन यू सी फ्रॉम द रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू, रेगुलेटर जो लॉ मेकर्स है उन्होंने क्या करके रखा है, सबसेक्शन 4 डाल के रखा है कि रोटेशन के लिए कल को हम अगर कुछ लॉ में चेंज लाना चाहे, कोई छेड़खानी करना चाहे तो हम कर सकते हैं। बाकायदा ये एक्ट के अंदर हमें पावर दे दिया गया है कि वी कैन डू दिस, राइट। तो रोटेशन का आप पर्सपेक्टिव वहां पे समझो तो ये इजी आपको पड़ेगा इधर। और सेम वे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर ऐड करके बोला है दैट फर्म आल्सो इंक्लूड्स द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। तो ये आपके सारे प्रोविजंस हो गए विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। अब आता है सबसेक्शन 8 जो डील करता है कैजुअल वैकेंसी के लिए। तो कैजुअल वैकेंसी का डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझा दिया था दैट कैजुअल वैकेंसी वुड बी बेसिकली व्हेन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर बिकम्स वैकेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। नाउ दैट कैन बी ड्यू टू रेजिग्नेशन, दैट कैन बी ड्यू टू अदर देन रेजिग्नेशन। अब अगर आप यहाँ पे देखो इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन द कंपनी, सो बेसिकली अदर देन मैं यहाँ पे सिंपली अगर लिख दूं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और इस पार्ट को अगर कट कर दूं तो भी आपके लिए कोई इररेलेवेंट नहीं होगा, ये इजी हो जाएगा। हालांकि ऐसे कट करना नहीं चाहिए हमें, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर सिंपली आप इसको ऐसे रीड करो, इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी द कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days। पर यहाँ पे एक आ गया बट इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन then such appointment shall also be approved by the company at a general meeting convened within 3 months of the recommendations of the board, and he shall hold the office till the conclusion of the next annual general meeting। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मतलब अगर ऑडिटर रिजाइन करके गया है तब तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में उसका अप्रूवल, जो नया डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसका अप्रूवल आपको मेंबर से भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो खुद ही 30 दिन के अंदर यहाँ पे फिल इन कर ले। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो इन दैट केस इट विल बी फिल्ड बाय, इट विल बी फिल्ड बाय, सो इन केस ऑफ यहाँ पे सिंपली अगर मैं लिख दूं इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इट विल बी फिल्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन द 30 days। और इसी के लिए आपको एक प्रोवाइसो दिया है कि अगर सीएजी 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं करता तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो खुद ही फिल कर देंगे विद इन द नेक्स्ट 30 days। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर बट इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन या अदर रीजंस कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिंपली क्या बोला हुआ है गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी 30 दिन, सीएजी नहीं तो फिर नेक्स्ट 30 days के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। आई थिंक अब आप मेरे इस चार्ट को काफी अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे, ये वाला चार्ट, राइट। सो रेजिग्नेशन का रीजन इररेलेवेंट है और अदर देन रेजिग्नेशन वो भी इररेलेवेंट है, हमें तो सिर्फ ये देखना है वेदर इट इज ड्यू टू रेजिग्नेशन और इट इज ड्यू टू अदर देन रेजिग्नेशन, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा हमें ये देखना है कि रेजिग्नेशन तो मेंबर्स और अदर देन रेजिग्नेशन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो गवर्नमेंट कंपनी तो हमें कुछ भी नहीं देखना, स्ट्रेट अवे सीएजी एंड देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको अब ये काफी अच्छे से याद रहेगा। विनीत बोल रहा है मेंबर्स कैन नॉट अपॉइंट इफ बीओटी डज नॉट। सो विनीत, ऐसे सिनेरियो के लिए लॉ में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लॉ में कुछ लिखा हुआ नहीं है। सबसेक्शन 8 ही है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, ये अकेला एक सेक्शन है जो कि डील करता है कैजुअल वैकेंसी को और कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल किया जाएगा उसको। तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ और बताया नहीं है कि अगर ये 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अपॉइंट नहीं किया तो फिर क्या होगा, ऐसा उसके अंदर कुछ प्रोविजन दिया नहीं। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो इट हैज बीन मैंडेटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि आपको यहाँ पे फिल करना ही होगा। ओके, राइट, ओके। ये एक ब्लैंक स्लाइड मैंने रखा था चार्ट बनाने के लिए, बट आई थिंक वो चार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस ब्लैंक स्लाइड इन कॉपिंग द सेम चार्ट देयर। अब आप देखो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, यहाँ पे क्या बता रहा है, the provisions of subsection subject to the provisions of subsection 1 and the rules made thereunder, a retiring auditor may be reappointed at the annual general meeting।
ठीक है। तो एक जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको आप अपने एजे में दोबारा से अपॉइंट कर सकते हो। सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रोटेशन कॉन्सेप्ट राइट नाउ। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि एक ऑडिटर है उसको आपने अपॉइंट किया था। इट्स सपोज इट्स अ स्मॉल कंपनी, ओके, सपोज इट्स अ स्मॉल कंपनी, लेट्स से इट्स अ ओपीसी, और लेट्स से इट्स अ कंपनी जो बेसिकली आपके रूल 5 को एक्सक्लूड करता है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे रूल 5 पढ़ा था, ठीक है, ये जो रूल 5, ये रूल 5 के अंदर फॉल नहीं करता वो कंपनी, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1050 सीआर से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो बता रहा हूँ। तो रूल 5, ये वाले कंपनीज, अब इनको तो कोई नहीं रोक रहा ना 5 साल के बाद वापस से विनीत को अपॉइंट करने का, इनको तो कोई भी नहीं रोक रहा, आप आराम से अपॉइंट करते जाओ, देर इज नो प्रॉब्लम। तो एक बार ये ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो गया तो क्या आप उसको दोबारा से अपॉइंट कर सकते हो या नहीं कर सकते? इसका आंसर कौन करता है? इसका आंसर करता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 9। डज दिस मेक सेंस? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इज दिस रोटेशन कॉन्सेप्ट? इज दिस रोटेशन कॉन्सेप्ट? राइट, तो ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो वो क्या बता रहे हैं कि ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है ही इज एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड इफ he is not disqualified for reappointment, if he has not given the company a notice of his unwillingness। तो आपको अगर ध्यान हो तो कंसेंट वाला पॉइंट हमने देखा था, द ऑडिटर हैज टू गिव द कंसेंट। इफ ही हैज नॉट गिवन टू द कंपनी अ नोटिस in writing of his unwillingness to be reappointed, या फिर a special resolution has not been passed at the meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be appointed। तो ध्यान रखना, अगर एसआर पास हो गया कि ये ऑडिटर को अपॉइंट हमें दोबारा नहीं करना, रीअपॉइंट नहीं करना, या किसी और ऑडिटर को हम अपॉइंट करेंगे, या फिर ऑडिटर ने खुद ही अपना नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस दे दिया कि मैं अब आपके कंपनी को नहीं सकता, प्लीज डोंट रीअपॉइंट मी, या फिर ऑडिटर बोलता है आई एम डिस्क्वालिफाइड, इन तीन केसेस में जो ऑडिटर होगा ही विल नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटमेंट। राइट, तो ये आप एक तरीके से देख लो, दिस इज बेसिकली द एलिजिबिलिटी ऑफ द appointment, rather the reappointment of the retiring auditor। तो अगर आप रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंट कर रहे हो तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आ जाते हैं। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर? सबसेक्शन 9, डज दिस मेक सेंस? ओके, फिर देखिए सबसेक्शन 10 आ गया और यहां पर क्या बताया है, वेयर एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड द एग्जिस्टिंग ऑडिटर इज गोइंग टू कंटिन्यू। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू गिव द रिकमेंडेशन। राइट, तो सेक्शन 177 है जो बोलता है कि ऑडिट कमेटी आपको फॉर्म करना जरूरी है। सो ऑडिट कमेटी इज गोइंग टू गिव द रिकमेंडेशंस, राइट, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गोइंग टू टेक। सो where a company is required to constitute an audit committee, all appointments, including filling the casual vacancy of an auditor under this section, shall be made after taking into account the recommendations of such committee। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, डज दिस मेक सेंस? तो यहाँ पे जाके आपका सेक्शन 139 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ पूरा? ये क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाता है आपका रिमूवल ऑफ ऑडिटर। हम पूरे सेक्शन 140 को कवर नहीं करेंगे, विल कवर ओनली पार्ट ऑफ दिस। इसमें आप देखो सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर अंडर सेक्शन 139, under 139 may be removed, okay, may be removed from his office before the expiry of the term only by the special resolution of the company and after obtaining the previous approval of the central government in this behalf as may be prescribed। तो मैंने आपको टोटली 4 फॉर्म्स बताए थे, एडीटी के 4 फॉर्म्स है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, कंपनी एडीटी 4 फाइल, एडीटी 2 फाइल करेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रूवल देगा,
इसके बाद में कंपनी इज गोइंग टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, और अब आप क्या बोलोगे, द ऑडिटर इज रिमूव्ड। डज दिस मेक सेंस, राइट? तो आपको सीजी अप्रूवल लेना होगा, और सीजी अप्रूवल आप किस में लोगे? दिस सीजी अप्रूवल यू आर गोइंग टू टेक इन योर फॉर्म ADT2, ओके? ओके, और ऑडिटर को यहाँ पे अगर आप रिमूव कर रहे हो तो आपको उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, बट रिमूवल ऑफ ऑडिटर, दिस इज द ओनली sequence. So step 1, company is going to file ADT2 to the central government. Step 2, central government is going to approve. Step 3, pass the SR. तो ये आपका 3 स्टेप होगा. Step 1, company file ADT2 to the central government. Step 2, central government approves. Step 3, you pass, एंड लास्ट में आपका रिमूवल ऑफ द ऑडिटर्स आ गया. फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे आ जाता है रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर. तो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के लिए, बाय द वे, ये जो मैंने आपको इतना सारा पॉइंट बताया, रिमूवल, ये वाला पॉइंट, ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज ऑल गिवन इन रूल 7. सो जस्ट इन केस अगर आप बेयर एक्ट वाले फोल्डर से कुछ रिव्यू करना चाहो तो दिस इज रूल 7, एंड ये आपके लिए रूल 8 आ जाएगा. दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर. तो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर इज रूल 8, और रूल 8 के अंदर यहाँ पे क्लियरली क्या बोला हुआ है? द ऑडिटर हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल within a period of 30 days from the date of resignation a statement as may be from prescribed form with the company and with the registrar. तो ये जो चार्ट आपको मैंने बना के दिया था, थिंक दिस मेक सेंस. ये देखो, रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, notice is going to be given to the company, to the ROC, and also to the Comptroller and Auditor General of India. और ये नोटिस किस में जाएगा? This will go in form ADT3, E form ADT3. Now just read it. तो ये आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा. तो देखो, the auditor who has resigned from the company shall file within a period of 30 days from the date of resignation a statement in the prescribed form ADT3 with the company and the registrar, and in case of the company referred to in subsection 5 of section 139, basically the government company, the auditor shall also file the statement with the Comptroller and Auditor General of India indicating the reason and the other fact as may be relevant with regard to this resignation. Okay, अब I don't know आप लोगों को ऑडिट के अंदर कितना सेबी का प्रोविजंस है. आई एम नॉट अपडेटेड विथ योर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट प्रोविजंस. मैं आप लोगों को फिर भी बोलूंगा, आप लोग गूगल करके जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, आप ये देखना कि एक लिस्टेड कंपनी में अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो सेबी रेगुलेशंस क्या ऑब्लिगेशंस डालते हैं. ठीक है, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस व्हिच आर पुट ऑन द ऑडिटर फॉर द रेजिग्नेशन फॉर सेबी, मतलब सेबी रेगुलेशंस के अंदर क्या ऑब्लिगेशन डाल के रखा अगर ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है तो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बोलो तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा एंड यू कैन रेफर टू दैट वीडियो ऑल्सो. तो आपको वो एक इजी थोड़ा सा पड़ेगा. प्लस मैं एक आप लोगों को आज वीडियो, आप लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, या फिर अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो का लिंक डालूंगा. इट्स अ 1 hour डिस्कशन ब्लूमबर्ग क्विंट का ऑन ऑडिटर रेजिग्नेशन. ठीक है, आप जस्ट उसको सुनना. इंडिया के कुछ बेस्ट माइंड्स वहां पे डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट प्रोफेशन को, ऑडिटर रेजिग्नेशन को, क्या रिस्क है और क्या ऑब्लिगेशन है, कैसे है. इट्स अ वेरी वेरी गुड डिस्कशन. आप उसको जरूर से यहाँ पे सुनना, राइट? तो ये ऑडिटर के रेजिग्नेशन के बारे में बात आ गया. और अगर ऑडिटर ये काम नहीं करता कि वो रिजाइन कर जाए और फिर वो इन्फॉर्म नहीं करता, तो यहाँ पे उसके ऊपर पेनल्टी है which is for 50,000 rupees or an amount equal to the remuneration of the auditor whichever is less, and in case of continuing failure यहाँ पे आप देखो 500 rupees का पेनल्टी हर दिन के लिए है after the first day when such failure continues subject to a maximum of 2 lakh rupees. तो यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी भी लगा के दे दिया है ऑडिटर के ऊपर, राइट? ऑन दैट नोट वी टेक अ लीव एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर. विल कंटिन्यू in our next lecture
एंड यहाँ पे फिर हम स्पेशल नोटिस और बाकी सारे प्रोविजंस को पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर काफी क्रिस्प तरीके से समझ में आया होगा बिकॉज ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने सब ये चार्टिंग वार्टिंग करके सब चीजों को समझ लिया था। ठीक है, सो प्लीज रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड जो पिछला टॉपिक्स भी हमने कवर करके रखा है चैप्टर 1 टू चैप्टर 7, उसको भी आप आराम से रिवाइज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट है, नॉट दिस कमिंग संडे बट नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट है। सो आप इसको अच्छे से अगर रिवाइज करके रखोगे तो इट विल बी गुड, बिकॉज लाइक आई मेंशन चैप्टर 8 और चैप्टर 7 और चैप्टर 9 वो इटसेल्फ एक काफी मेजर चंक होगा। सो आई वुड नॉट वांट कि आप जब चैप्टर 7, 8, 9 ये 3 चैप्टर्स को जब आप पढ़ो, स्पेशली 7 और 9 को, उस वक्त आप पिछला बैकलॉग अपने साथ रखो। पिछले बैकलॉग को अगर आप पूरा क्लियर करके रखोगे, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड स्ट्रेस फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर देन। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।